मुद्दे पर जो है वो लगातार मुख्यमंत्री भी जो है डटे हुए हैं और नेता प्रतिपक्ष भी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मिले हैं। सर, क्या कहेंगे, कितना महत्वपूर्ण रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को लेकर जो मुलाकातें चल रही हैं? पिछले कल माननीय मुख्यमंत्री जी भी दिल्ली में माननीय फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण जी से मुलाकात की और इनका जाने का और मिलने का जो सबसे बड़ा मकसद था कि हमारा आने वाला बजट है जो 20 तारीख को प्रदेश का बजट पेश करेंगे और मुख्यमंत्री जी का ये चौथा बजट होगा। उसके मद्देनज़र जो हमारी परिस्थितियां बने, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की वजह से जो एक गैप आया है हमारे बजट के अंदर, यहाँ बड़े सिंपल वे में सरल भाषा में इसको समझने की आवश्यकता है। हमारे जो लोग प्रभावित होंगे इसकी वजह से वो पूरे प्रदेश के 75 लाख लोग हैं। उसमें गांव में रहने वाले लोग भी है, किसान भी है, मजदूर भी है। इसलिए मैं इस बात को इस ढंग से प्रेजेंट करना चाहता हूं कि इसकी जो बात है बड़ी सरल भाषा में होनी चाहिए, जो प्रदेश का हर नागरिक इसको समझ सके। अगर हम बार बार आरडीजी करते रहेंगे और लोगों को वो बात गाँव तक समझ आ जाए, उसका मतलब है कि जो कट लगा है, जो 1952 से लगातार हम जैसे राज्यों को जो स्पेशल कैटेगरी में आते थे, जब बनाए गए थे ये राज्य, उस वक़्त उसमें ये प्रोविज़न किया गया था कि ये राज्य जो है अपने आप पाँव पे खड़े नहीं हो पाएंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन में 275(1) में ये प्रोविज़न किया गया था कि इनकी मदद के लिए भारत सरकार का प्रोविज़न होगा। कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स देश का सबसे बड़ा हमारा जो ढांचा है, जो लोकतंत्र चलता है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे चलता है। उसके आधार पे ये चलती रही। अब 16th फाइनेंस कमीशन आया, उन्होंने इसका इसमें जिक्र नहीं किया। हिमाचल जैसा पहाड़ी राज्य, छोटा राज्य, जिसको तकरीबन बजट का 15% तक इसका इफेक्ट पड़ने वाला, 15% तक, आप समझ सकते हैं कि 15% का गैप किसी तरह भी पूरा नहीं किया जा सकता। अगर आप ये कहें, काल्पनिक बातें कर भी लें कि आप अपने लोगों में, अपने प्रदेश में, अपने राज्यों में इस रिसोर्सेज को कैसे खड़ा करोगे, वो पॉसिबल नहीं है। 15% का गैप को इसको तोड़ना, तो इससे बहुत बड़ा नुकसान जो है हिमाचल प्रदेश के हितों का और लोगों का हुआ है, जिसमें 10,000 करोड़ रुपए के हिसाब से 5 साल में तकरीबन 50,000 करोड़ रुपए का जो हमारे को पैसा मिलना था, मदद मिलनी चाहिए थी, ग्रांट आनी चाहिए थी, वो 16th फाइनेंस कमीशन ने रोक दी है। इसकी लड़ाई को लेके माननीय मुख्यमंत्री जी, सरकार पूरी तरह से, केवल इसलिए नहीं कि हम सरकार में, हमारी जिम्मेवारी है, मैं तो ये बार बार जिक्र करता हूँ कि ये चाहे कहीं भी हो लोग, चाहे विपक्ष में हैं, चाहे वो मेंबर ऑफ असेंबली में नहीं भी हैं, ऐसे भी दल हैं। बड़ा प्रयास हमारी सरकार ने किया, ऑल पार्टी मीटिंग की, स्पेशल विधानसभा का सेशन बुलाया, सभी चुने हुए विधायकों को बुलाया, ये सोच के साथ कि हम इस लड़ाई को मिल के माननीय प्रधानमंत्री जी से, फाइनेंस मिनिस्टर से, भारत सरकार से रखेंगे, क्योंकि ये वास्तविक जो ये मुद्दा है ये प्रदेश का है। अगर आज ये बंद हो जाएगी, हमारा हक है ये, तो हम आगे जाके इसको बहाल नहीं कर पाएंगे। ये मुझे बड़ा दुख होता है कि जो लोग इसको राजनीतिक दृष्टि से देख रहे हैं, या इसको विपक्ष के जो बड़े नेता हैं हिमाचल प्रदेश में, वो क्यों भारत सरकार को प्रोटेक्ट करने में लगे, ये एहसास दिला रहे हैं कि ये तो होना नहीं था, ये ख़त्म होना था, बजाय इसके कि वो ये कहते कि ये हमारा अधिकार है, इसके लिए हम इकट्ठे हैं, इस काम के लिए हमको इकट्ठे होकर लड़ना पड़ेगा। ये अपने आप में बहुत समझ से परे की बात है कि वो अपनी राजनीतिक दृष्टि से प्रदेश के हितों के साथ, मुझे लगता है बाद में आने वाले समय में उनको भी इस बात का पछतावा होगा कि जब ऐसी परिस्थितियां बनी थी तो हम प्रदेश के हितों के साथ खड़े नहीं हुए। तो इसलिए ये इतिहास में दर्ज होगा। अभी भी मौका है कि जब भी कभी ऐसी कोई बात आती है जो प्रदेश के फ्यूचर के साथ जुड़ी है, आने वाली जनरेशनों के फ्यूचर के साथ जुड़ी है, उसमें हमें अपने राजनीतिक स्वार्थ को छोड़ के एक होके मजबूती के साथ अपना पक्ष भारत सरकार के सामने रखना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम इसके लिए चाहे विपक्ष के लोगों को साथ लेके चलना है, जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से सारे भाजपा के हैं, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी, आप लोगों की जिम्मेवारी है, आपको भी जवाबदेही है, आप भी चुन के आए ना, हिमाचल प्रदेश के लोगों ने चुना है, तो इस वक्त प्रदेश के लोगों के साथ खड़ा होना हम आपकी सबकी जिम्मेवारी है। इसी संदर्भ में कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारी बातें माननीय फाइनेंस मिनिस्टर के साथ रखी
कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे विकास होगा, कैसे हम प्रदेश के लोगों को आगे लेके चलेंगे अगर हमारे बजट में 15% का फर्क आ रहा है। तो हमें सहायता आप किस रूप में देते हैं ये आप देखें। बड़ी मजबूती के साथ मुख्यमंत्री जी ने लॉजिक के साथ, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ, कॉन्स्टिट्यूशन की सारी प्रोविजंस के साथ माननीय जो है फाइनेंस मिनिस्टर से इस बारे में बात की है। और हमें उम्मीद है कि वो इस बात को समझ रही है। उन्होंने ये जिक्र करना कि जो विपक्ष के नेता है हिमाचल प्रदेश में, ये 17 राज्यों को मिल रही है, सभी को बंद कर दी है, ये एक स्लोगन को नहीं कहना चाहिए। ऐसी बात करके गुमराह करने का प्रयास नहीं होना चाहिए। और कई राज्य ऐसे हैं जिनके पास रेवेन्यू डेफिशिएंट, जो घाटा है वो बराबर है, कोई घाटा नहीं, वो बराबर है, जितनी कमाई है उतने खर्चे हैं। कुछ राज्यों में 1% का फर्क है, वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा उन राज्यों को, क्योंकि उनको तो ठीक है, अगर उनका 1 लाख करोड़ का बजट है तो 1 करोड़ की उनकी प्राप्तियां हो रही है, तो उनको नहीं फर्क पड़ेगा। हिमाचल जैसे राज्यों को जिनको 15% का फर्क है, वो उनको आप उन राज्यों से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ये लॉजिक बिल्कुल गलत है कि 17 राज्यों का बंद हुआ है। उसमें प्रोविजन यही है कि जिन राज्यों की परिस्थितियां ऐसी होगी, कमीशन क्यों बनते हैं, फाइनेंस कमीशन क्यों बनाए जाते हैं, इसीलिए बनाए जाते हैं कि राज्यों की परिस्थितियों को देखें, वहां जाके 5 साल तक आंकलन करें कि वहां कौन सी चीजों को कौन से राज्यों के लिए कैसे आगे बढ़ाना है। मकसद देश के विकास का है, देश के विकास का फेडरल सिस्टम में कि जहां केंद्र होगा वहां राज्य भी होंगे, तो जिम्मेवारी सबकी है। टैक्स सारे सेंट्रल पूल में जाते हैं, चाहे वो डायरेक्ट टैक्सेस हैं चाहे इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, सब भारत सरकार के पूल में जाते हैं। उसके हिसाब से बाद में वो शेयर के रूप में हर राज्यों को जाते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है। जो लोग इसको गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के ये प्रार्थना करता हूं कि आप पहले पूरी परिस्थितियों को समझें कि ये किस तरह का विषय है। ये राजनीतिक विषय नहीं है या ये किसी सरकार का विषय नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश के लोगों का विषय है। सर, जिस तरह से एआई समिट में भाजपा का ये आरोप है कि कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और उसके चलते देश की छवि खराब हुई है, और हिमाचल प्रदेश में भी दिल्ली की पुलिस आई और पूरा एपिसोड हुआ, किस तरह देखते हैं? ये अपने आप में एक ऐसा मामला था जिसमें एआई समिट में युवा कांग्रेस के कुछ साथियों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन एआई समिट को लेकर नहीं किया था, प्रदर्शन करा था कि जो डील, जो एग्रीमेंट अमेरिका के साथ जल्दबाजी में जो घोषणा की गई कि अमेरिका और भारत का जो है डील हो चुका है, उस डील में जिस प्रकार से हिंदुस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर को, हॉर्टिकल्चर सेक्टर को, किसानों को, बागवानों को खोल दिया गया, और जो हम पे टैरिफ लगा था वो 18% था, और अमेरिका को जो टैरिफ था वो 0 था, और पहले उससे पहले वो टैरिफ 3% था। उस बात का विरोध वो बच्चे वहां कर रहे थे। उन्होंने, पहली बात है मैं साफ तौर पे आपको बता दूं आपके माध्यम से, कि वो एआई समिट का विरोध नहीं कर रहे थे। दूसरी बात है कि अगर उन्होंने विरोध किया, शर्टलेस विरोध उसका नाम लिया गया, कि उन्होंने, उनके पास कोई हथियार नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, बड़ा शांतिपूर्वक विद्रोह किया। अब आप बताएं कि लोकतंत्र में ये कौन सी बड़ी बात है कि आपका विरोध करने का तरीका है युवा साथियों का, किसानों के लिए, बागवानों के लिए। इसमें कहाँ से देशद्रोह की बात आ गई, कहाँ से इसमें ऐसी बातें आ गई जैसा इसको प्रेजेंट किया गया। तो एक अधिकार है लोकतंत्र के अंदर अपनी बात रखने का। इसमें देश की छवि कहाँ से खराब होगी? देश की छवि तो तब भी खराब हुई होगी जब ऐसे वहाँ ड्रोन प्रस्तुत किए गए, ऐसे मॉडल्स प्रस्तुत किए गए जो चाइना से ला के रखे गए थे, और उसको अपना बता के जो एक बात सोशल मीडिया पे वायरल हुई, पूरी दुनिया में गई, वो अपने आप में बड़ा प्रश्न था। वो अपने आप में बड़ा प्रश्न था कि ऐसे लोगों के खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की, जिन्होंने आपकी उस समिट की पूरी इमेज ही बदल दी, डायमेंशन बदल गई, पूरी दुनिया में मजाक हुआ उस बात का। तो उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई, वो अपने आप में बड़ा विषय था, वो भारत सरकार को बताना चाहिए था। एक ऐसे मॉडल रखे गए जिसमें टेप लगी है, जिसकी कीमत ही 250 रुपया है, वो आप क्या दर्शाना चाहते थे? वो बड़े विषय थे और गंभीर विषय थे, उसमें साइलेंट रही सरकार। अब उसके बाद जो परिस्थितियां बनी, कुछ बच्चे वो हिमाचल में आए, दिल्ली पुलिस जिस तरह से हिमाचल सदन के अंदर बिना वारंट के, बिना इसके घुसी, उसका विरोध हुआ, और बाद में उनको जो है नियम के अनुसार आना पड़ा। अब एक टीम दिल्ली पुलिस की, हरियाणा पुलिस के साथ सादी वर्दी में हिमाचल प्रदेश में एंटर करके, बिना किसी वारंट के, बिना किसी एफआईआर के, बिना किसी राज्य की पुलिस को इन्फॉर्म करे, सीधे रोडू चढ़गांव पहुंच जाती है।
तो जब इस चीज़ की जानकारी हमारी पुलिस को और सरकार को मिली, उसमें हमने तय किया कि भाई ये आप दूसरे राज्यों में जो रूल्स है, प्रोटोकॉल्स है, उसके हिसाब से काम करेंगे। उसका हमने विरोध किया, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई, जिस प्रकार की कार्रवाई उन्होंने लाई। जब उनसे हमने कोर्ट में संपर्क किया तो उनसे हमने पूछा कहाँ एफआईआर आनन फानन में बना रहे हैं, कोई वारंट नहीं था। रूल्स ये कहते थे, प्रोटोकॉल ये कहता था कि आपको जब जाना है तो वहाँ पर लोकल मजिस्ट्रेट से आपको उनके वारंट लेने थे। उसके बाद लोकल पुलिस, जिस थाने के अंदर आपने कार्रवाई करनी थी, उस थाने के इंचार्ज को आपको इन्फॉर्म करना था। ये सेट प्रोटोकॉल है। हिमाचल या पंजाब, हरियाणा, किसी की भी बात करें, जब आप दूसरे राज्यों की पुलिस में जाते हैं तो ये प्रोटोकॉल है। इसमें दिल्ली पुलिस का भी उनको एक फैसला था, संदीप वर्सेस दिल्ली सरकार, उसमें सख्त हदायत थी ये दिल्ली हाई कोर्ट की कि आप जब भी दूसरे राज्यों में जाएंगे तो ये सेट प्रोटोकॉल्स है, आपको ये फॉलो करने। और वो पुलिस ने नहीं किए थे। जिस प्रकार की वो कार्रवाई कर रहे थे वो गलत थी, गैरकानूनी थी। उसका विरोध हमारी सरकार ने और पुलिस ने किया। उसके बाद जब उन्होंने पूरा प्रोसीजर अडॉप्ट किया, उन बच्चों का मेडिकल हुआ और 3 बजे उनको जो है स्पेशल मजिस्ट्रेट ने उनको ट्रांजिट रिमांड दिया। उसके बाद वो लेके चले गए और वो उसको फेस कर रहे हैं कोर्ट में, दिल्ली में। तो इसमें आप बताएं कि मुझे बड़ा दुख हुआ कि किस प्रकार भाजपा के नेता, खासतौर पे जयराम जी और अनुराग ठाकुर ने जो स्टैंड लिया, वो दिल्ली पुलिस को प्रोटेक्ट करते नजर आए। बहुत हैरानी करने वाली बात थी। आप अपने राज्यों के साथ अपनी पुलिस के बजाय आप वकील बन के, दिल्ली पुलिस के वकील बन के मीडिया में जयराम जी इस बात को गलत ठहराने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे लोगों ने फेडरल सिस्टम में गलत कहा। मैं समझता हूँ ठाकुर जयराम जी हमारे से बड़े भी होंगे। अब मुझे लगता है उनको अपने एडवाइज़र कुछ ढंग का रखना चाहिए जो उनको ठीक सलाह दे कि आप पूरी चीज़ को समझते कि क्या दिल्ली पुलिस का एक्शन ये तो बंद होना था जी, ये तो 15 फाइनेंस कमीशन ने बता दिया था। भाई बड़ी हैरानी की बात है। ये एक्शन हुआ जो बाद में साबित हुआ रूल्स के हिसाब से लेके, अब वहाँ भी वो दिल्ली पुलिस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपनी पुलिस को और अपनी सरकार को कोस रहे हैं। ये हमारे 2 ऐसे सवाल हैं भाजपा के नेताओं से कि आप इसको क्लैरिटी से बताएं। या तो ये भाजपा ग्रुपों में बंटी है, इनका कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, जिसके जो दिल करता है वो मीडिया में बोल देता है। लेकिन मुझे लगता है कि दोनों जगह लोगों की नज़रों में लोगों ने देखा है इनको कि प्रदेश के साथ जो है ये लोग क्यों खड़े नहीं हो रहे। ये हमारे मन में भी बहुत बड़ा प्रश्न है। नरेश जी, जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस समय परिस्थितियां बनी हुई हैं और हिमाचल के लोग भी चिंतित हैं, उनके परिवारजन वहां पर फंसे हैं, तो किस तरह की तैयारियां प्रदेश सरकार की हैं? क्या होम मिनिस्ट्री से बातचीत चल रही है या कोई हेल्पलाइन नंबर जारी किया जा रहा है? जो परिस्थितियां ईरान, यूएस या इजराइल युद्ध के बाद बनी हैं, ख़ास तौर पे खाड़ी के देशों में भी हमारे लोग, हिंदुस्तान के लोग वैसे तो हर जगह हैं, इजराइल में भी है, ईरान में भी है। अभी तक हमें इस बात की खुशी है कि लोग सुरक्षित हैं, लेकिन दिक्कतें हुई हैं लोगों को। ऐसे समय में लोग परेशान रहते हैं। हिमाचल की बात करूं तो 40-42 हज़ार के करीब लोग खाड़ी देशों में हैं जो काम करते हैं वहाँ, उनकी चिंताएं हैं। लेकिन हमारी सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक प्रयास किया कि हम उनके लिए एक मैकेनिज़्म बना के, एक टोल फ्री नंबर सोशल मीडिया के ज़रिए जो लोग अपने परिवारों से संपर्क करना चाहते हैं बाहर, हिमाचल के लोग, उनके लिए ये हम शुरू कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि बाहरी सरकार और प्रशासन पूरी तरह से भारत सरकार के साथ जुड़ के इसको मॉनिटर करेगी, पूरी जानकारी एक दूसरे से शेयर करेंगे कि किस तरह से कौन लोग आना चाहते हैं, कैसे फ़्लाइट शुरू होगी। इसके लिए सरकार पूरी तरह से प्राथमिकता के हिसाब से काम कर रही है। और हम ये भी एक संदेश आप लोगों के माध्यम से देना चाहते हैं कि जो लोग अभी बाहर हैं वो थोड़ा सा संयम रखें, वो संपर्क ज़रूर अपने परिवारों से बनाएं। उसमें सरकार के ज़रिए भी अगर उनको कोई सहयोग चाहिए वो हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन आने का तभी पॉसिबल हो पाएगा जब अंतर्राष्ट्रीय फ़्लाइट शुरू होगी। अभी हालात थोड़े बदलेंगे। आज पहली फ़्लाइट दुबई से हमारे देश के लिए आई है, तो आप लोग सब जो जहाँ हैं अगर सुरक्षित होने चाहिए, हम यही कामना करते हैं कि सब सुरक्षित रहें। परिस्थितियाँ बदलेंगी, आपको वापस देश आने के लिए जो भी मैकेनिज़्म होगा, फ़्लाइट शुरू होगी। हिमाचल के लोगों को भारत सरकार के साथ मिलके हम भी प्राथमिकता से आप लोगों का पक्ष रखेंगे। कोई कमेटी का गठन किया जा रहा है? बिल्कुल, कमेटी भी गठित करेंगे और पूरा इसमें अधिकारियों को भी लगाएंगे जो भारत सरकार के साथ भी कोऑर्डिनेट करेंगे। और जो हमारे इनकी फैमिलीज़ हैं यहाँ, अगर वो कोई जानकारी चाहेंगे उनको भी कोऑर्डिनेट करेंगे। और जो लोग बाहर हैं काम करने वाले, वो भी हमारे उस
टोल फ्री नंबर पे या सोशल मीडिया नेटवर्क के जरिए एक दूसरे से संपर्क बनाने का प्रयास करेंगे। राज्यसभा सीट के लिए अगर बात की जाए तो कब तक जो है वो लिस्ट जारी हो जाएगी? और जिस तरह से विपक्ष लगातार कह रहा है कि अगर बाहर से कोई कैंडिडेट होता है तो भाजपा अपना उम्मीदवार उतारेगी, पिछली बार की सबक लेते हुए क्या इस बार भी कांग्रेस कोई अहम कदम उठाएगी? जहाँ तक राज्यसभा का सवाल है, 5 तारीख को इसका लास्ट डेट है नॉमिनेशन का। आप सभी जानते हैं, प्रदेशवासी भी जानते हैं कि जो नंबर है वो कांग्रेस पार्टी के पास है। जो इसकी एक परंपरा रही है पहले भी कि जो कई बार ऐसी परिस्थितियां बनी हैं कि कोई कैंडिडेट नहीं दिया गया। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी आज अपना कैंडिडेट तय करेगी और राज्यसभा में आप सभी जानते हैं कि ये सारा अधिकार पार्टी हाईकमान के पास रहता है। तो हमारे भी नेशनल पार्टी है, हमारी राष्ट्रीय लीडरशिप इसको तय करती है कि कौन जाएगा। लेकिन एक उम्मीदें हैं, जिस तरह अभी तक आगे बढ़ रही है बातें, कि शायद हिमाचल प्रदेश के ही लोगों को मौका मिलेगा। हो सकता है राहुल गांधी जी, उनके लोग आज इस पे फैसला करेंगे, तो उसके बाद ये आगे बढ़ेंगी। जो आपने जिक्र किया कि पिछली बार की जो बात आपने जिक्र किया, मैं एक अपनी बात बताना चाहता हूँ कि पिछली बार जो कुछ हुआ वो कोई उपलब्धि नहीं थी, ना प्रदेश के लिए थी, ना लोकतंत्र के लिए थी। उससे कोई बड़ा नाम नहीं हुआ, किसी को बड़ा फायदा नहीं हुआ। अगर मैं राजनीतिक दृष्टि से भी देखूं तो भाजपा को भी कोई नुकसान नहीं हुआ। कई लोगों को जो विधायक थे वो दोबारा विधायक नहीं बन सके। देखो ना उसके परिणाम क्या है, वो जब सब कुछ हुआ उसके परिणाम क्या है। तो उसमें कई लोगों की दोबारा विधानसभा नहीं पहुंच पाए। भाजपा को जिस नजरिए से अगर मैं बात करूं तो जहां पर भाजपा में कुछ लोग गए, वहां भाजपा के अपने जो लोग थे, अपना जो कैडर था, वो नाराज पड़े। वहां एक नई समस्या पैदा हो गई भाजपा को। तो भाजपा को क्या फायदा हुआ उससे? इस तरह के एक तो बदनामी हुई कि ये चुनी हुई सरकार को तोड़ने का प्रयास करते हैं, तो फायदा तो कोई नहीं हुआ ना। सीधे तौर पे बदनामी हुई राष्ट्रीय दल की कि आप एक सीट के लिए लोकतंत्र की जो परंपरा है उसको खत्म कर रहे हैं और वहां पर सारे तंत्र का प्रयोग कर रहे हैं, खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। वो क्या फायदा, उससे नुकसान हुआ है भारत। और जहां पर वो लोग कांग्रेस से जो लोग इन्होंने लिए, वहां इनके अपने कई वर्षों से उनके जो कार्यकर्ता थे, जो नेता थे, वो वहां पर बगावत वाली स्थिति है। तो इससे फायदा नहीं है कोई, किसी ना भाजपा को फायदा हुआ ना किसी को। हमें फिर से उन परंपराओं को आगे बढ़ाना चाहिए जो पहले से हमने स्थापित की थी हिमाचल में।